सुनिए, कहाँ इधर उधर नजर दौड़ा रहे हैं आप लोग। अरे आपके हाथ में लड्डू भी नहीं है। माना कि बेसन, तेल, चीनी, गैस सिलेंडर ये सब बहुत महंगा हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी इंटरनेशनल उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए कम से कम बतासा तो ले ही सकते थे आप लोग। गजब है भाई, पूरी दुनिया में इतना जबरदस्त डंका बजा है। चलिए छोड़िए, पूरा वीडियो देखने के बाद किचन में जाकर चीनिए फांक लीजिएगा। ये मामला बड़ा दिलचस्प है, बड़ा खतरनाक वाला डंका पूरी दुनिया में बजा है। पूरी बात विस्तार से बताएंगे, घबराइए नहीं, जल्दी आइए नहीं। वहीं राहुल गांधी के ऊपर मानहानि मामले में एक नया मोड़ आ गया है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2024 के चुनाव और पीएम मोदी के बारे में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है। इनकी एक एक बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने तो पूरा प्लान ही सेट कर लिया है 2024 का और पीएम मोदी का, दोनों का। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बहुत ही बड़ा संकट सामने आ गया है। यूं कह लीजिए कि पीएम मोदी जो सपने में भी नहीं चाहते थे वो होने लगा है। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, मैडम जज बन गई हैं। सही कह रहा हूं, मजाक तो मैं जानता ही नहीं कि होता क्या है। अच्छा, इनको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। नाम है सुरेश चौहान के, नफरत फैलाते हैं चाण के। इनके साथ वही वाला खेल हो गया है कि दूसरा हो बदनाम तो बहुत मजा आए, जब आपन बारी आवे तो बाएं बाएं चिल्लाए। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा है कि सुरेश चौहान की पत्नी किसी मुस्लिम के साथ ये महाशय अब बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, वो भी तब तक बचा है जब तक आप जनता हमारे साथ हैं। हम किसी राजनीतिक दल या धन्ना सेठ से कमीशन नहीं लेते, इसीलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। हमारा काम पसंद आए तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहायता भेजने का प्रयास जरूर करें। यूट्यूब पर जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी से बता देते हैं, वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए अंत तक देखिएगा। राहुल गांधी का मामला तो आपको मालूम ही है। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा है, इस टिप्पणी को लेकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। बिजली की रफ्तार से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। आरोप लगा कि अडानी पर लगे दुनिया के कथित सबसे बड़े फ्रॉड के आरोप में नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ने और इस फ्रॉड की जांच के लिए लगातार आवाज उठाने की वजह से बीजेपी ने यह सब कुछ करवाया है। गुजरात की एक कोर्ट ने पिछली बार इनकी सजा पर स्टे देने से मना कर दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं अपनी 2 साल की सजा पर रोक लगवाने के लिए। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी कि संसद से बाहर करना, घर छीन लेना, यह सब कुछ उन्हीं के पक्ष में जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि यह जो कुछ हो रहा है यह सब कुछ ऐतिहासिक है। सबसे पहले बात 2024 के लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं, इसके बाद आपको दुनिया भर में बज रहे भारत के डंके या फिर फट रहे भारत के डंके की बात बताएंगे, जिसे सुनकर आप सब भौंचक रह जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 37% वोट मिले थे, जबकि सारे विपक्ष को मिलाकर वोटों की संख्या 63% थी। मगर चूंकि विपक्ष का वोट बटा हुआ था तो भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिला। शायद इन्हीं आंकड़ों का डर कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी तथा उनके तथाकथित चाणक्य लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि विपक्षी एकता न हो पाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का भविष्य बुरी तरह से बिगड़ने जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले थे, इसके बाद से उन्होंने जिस तरह का एक्शन शुरू किया है और विपक्ष के नेताओं को जोड़ने की कोशिश की है, जो लगातार कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे और जो नेता किसी कारण से कांग्रेस गठबंधन से दूर रहना चाह रहे थे, नीतीश कुमार ने उन सबको एक साथ लाने का काम कर दिया है। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन दोनों ने तो साफ साफ कह भी दिया कि भाजपा को हराने के लिए हम सब एक साथ हैं। मगर उससे भी बड़ी और चौंकाने वाली खबर अब आ रही है, और वो खबर है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की, जो कि अब तक कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार वो और उनकी पार्टी भी 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त रखी गई है, और शर्त यह रखी गई है कि मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2019 में इसका नुकसान हुआ था, यानी कि राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा ना बनाया जाए। वह इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के अनुसार यह भी बताया गया है कि क्षेत्रीय दल चाहते हैं कांग्रेस उनके राज्य में सम्मान करे और सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए। उधर कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस बात की तस्दीक खुद गोदी मीडिया ही कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार देखकर पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव से कन्नी काट रहे हैं, चुनाव प्रचार छोड़कर झंडी दिखा रहे हैं। चर्चा यह भी चल रही है कि 2024 के लिए विपक्ष की जो इतनी लंबी चौड़ी मोर्चाबंदी चल रही है, निश्चित ही आजकल दिल्ली में ब्रह्मांड के सबसे बड़े तथाकथित नेताओं की नींद हराम हो रही होगी। कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम कर वंदे भारत को झंडी दिखा रहे हैं, रेल मंत्री कहां हैं, उनके पास भी कुछ काम धाम बचा है कि नहीं। वैसे एक बात तो निश्चित है कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार हो गया तो
तो भोजपुरी में सब कुछ चाट पहुंच बराबर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 37% वोट मिले थे, जबकि उस वक्त ना तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर बदनाम हुई थी, ना तो प्रधानमंत्री के परम मित्र पर दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का आरोप लगा था। और सबसे बड़ी बात, जो पुलवामा हमला उस वक्त भाजपा के पक्ष में था, या फिर यूं कह लीजिए कि जबरदस्त बहुमत दिलाने में बड़ा रोल निभा गया, आज वही पुलवामा हमला बीजेपी के लिए नासूर बन गया है। जवाब देते नहीं बन रहा है, मुंह पर पट्टी लग गई है। वहीं इस मामले पर खुलासा करने वाले उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी और 2024 चुनाव को लेकर बड़ी गंभीर बातें कह दी हैं। मैं उनकी एक एक बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शेरो शायरी के अंदाज में सत्यपाल मलिक ने कहा कि खंजर पर कोई छींट न कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट न कपड़ों पे कोई दाग, कत्ल कर रहे हो या करामात कर रहे हो। ये सरकार भी किसानों के साथ उसी तरह कत्ल कर रही है। उन्हें यह पता तक नहीं चलता कि सरकार उनके साथ क्या क्या कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि ऐसी स्थिति पैदा करिए कि आपको सरकारों से मांगने की जरूरत न पड़े, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत न पड़े, विरोध करने की जरूरत न पड़े, बल्कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सरकार आपसे मांगे। और यह सब कुछ तब होगा जब आप दिल्ली में सरकार बदल देंगे। आगे सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप जात पात में नहीं बटे और इकट्ठे रहे तो दिल्ली में मोदी सरकार को कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यपाल मलिक ने यह भी बता दिया कि मैंने सारी पार्टियों से बात कर ली है, सब इस बात पर राजी हैं कि भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो वर्तमान की सत्ता दिल्ली में बचेगी नहीं, और यदि दिल्ली में बच गई भाजपा तो फिर आप नहीं बचेंगे, यानी किसान नहीं बचेंगे। सत्यपाल मलिक ने यह भी कह दिया कि यह आखिरी मौका है कि हम अपने पैसे, अपनी जमीनों और अपने बच्चों को बचा लें। आगे जो सत्यपाल मलिक ने कहा है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। एक बार फिर से सुन लीजिए। सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि देश बहुत ही गलत आदमी के हाथ में है। आगे सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि जब से मैंने पुलवामा हमले पर बोला है कि सरकार ने यदि 5 हवाई जहाज हमारे सैनिकों को दे दिया होता तो 40 जवान जिंदा रहते। इसके बाद से इन लोगों ने अपने तमाम पालतू लोगों को मेरे पीछे लहका दिया है। लहका देने का मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे गांव में कुत्तों को लहका दिया जाता है, उसी को कहते हैं लहका देना। अब सत्यपाल मलिक जी के पीछे कौन कौन लगाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, बीजेपी के समर्थक इन्हें पागल और सनकी तक बताने लगे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि बढ़ोतरी में सठिया गए हैं। ये सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। पिछले 8-9 सालों में देश में ये खेल बड़ा तगड़े से चल रहा है। जो भी आलोचना करे या सवाल करे या फिर पोल खोले उसे ही डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दो, जांच तो भूल ही जाइए। लेकिन अब तक ये खेल विपक्षी लोगों, पत्रकारों और बाहरी लोगों पर किया जा रहा था। अब ये मामला बीजेपी के नेताओं पर भी चलने लगा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मोदी सरकार पर सवाल नहीं कर सकते। सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन पूरे के पूरे गोदी मीडिया में इसे लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। कह सकते हैं कि गोदी मीडिया ने बिना पानी के इस मुद्दे को घोंट लिया, कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसी बीच खबर यह भी आई कि यह मोहतरमा जज बन गई हैं, कह रही हैं कि पुलवामा मामले पर जब सबूत मिलेगा तब बहस करेंगे। अब बताइए, मानो इन्हें मामले पर बहस नहीं करनी हो, जजमेंट देना हो। सबूत मिल गया, गवाह मिल गया, चलो भैया ऑर्डर ऑर्डर। क्या कोई अंजना मैडम से पूछेगा कि 2G घोटाला, कोल घोटाला, काला धन, तबलीगी जमात, हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद, फलाना ढिमका, इन सब पर कौन सा सबूत इन्हें मिला था जिसे लेकर ये लोग पिछले 9 सालों से देश में गंध फैला रहे हैं। हालांकि मैडम ने ये बात क्यों बोली होगी वो हम समझ सकते हैं। जब बोलने के लिए कुछ भी ना हो, कोई जवाब ना हो, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, और जब कुछ ना कुछ बोलने की मजबूरी आ जाए तो जबान से कुछ भी निकल जाता है। आप राह चलते किसी भी भक्त से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार का सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है, बताओ, तो वो एक बात जरूर कहता है, और कहता है कि विदेशों में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। हालांकि विदेशों में डंका बज रहा है ये बात भक्तों को या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चलती है या फिर गोदी मीडिया के लपटझंडिस बताते हैं, क्योंकि विदेश जाकर देखते तो पता चल जाता कि डंका बजाने वाले भी भाड़े पर लाए गए हैं। इन महाशय को जरा ध्यान से देख लीजिए। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के संस्थापक हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको इनके बारे में बताया था, तब इनके मामलों की जांच चल रही थी। अब ये दोषी साबित हो गए हैं, लेकिन जिन मामलों में दोषी साबित हुए हैं वो देखने वाला है, सोचने वाला है और चिंतन करने वाला है। इन महाशय का नाम है बालेश धनखड़। खबरों के अनुसार पीएम मोदी का एक विदेशी कार्यक्रम जब हुआ था तो उनका सारा दारोमदार इन्हीं के कपार पर था, यानी कि सारी व्यवस्था इन्होंने ही देखी थी। तो ये कितने महत्वपूर्ण आदमी रहे होंगे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। भाजपाई बालेश धनखड़ पर
बलात्कार के 13 मामले, बलात्कार के इरादे से नशीला पदार्थ देने के 6 मामले, सहमति के बिना अंतरंग वीडियो रिकॉर्ड करने के 17 मामले और 3 मामले अभद्र हमले से संबंधित हैं। इन सब में इन्हें दोषी करा दिया गया है। आपको बता दें कि ये महाशय लड़कियों को ट्रांसलेटर की नौकरी देने के लिए इंटरव्यू के बहाने कमरे में बुलाते थे, उन्हें नशीला पदार्थ पिलाते थे और इसके बाद दुनिया में भारत का डंका बजाते थे। इतना ही नहीं, वीडियो भी रिकॉर्ड करते थे और बाकायदा अपने लैपटॉप में सब कुछ सिस्टम से रखा करते थे। ऑस्ट्रेलिया की प्रेस के अनुसार इन महाशय के अपराधों की क्रूरता से पूरा का पूरा जजों का पैनल ही हिल गया। सब भौचक्के रह गए कि कितना खतरनाक आदमी है ये। यह भी बताया गया है कि बालेश धनखड़ यानी कि ये महाशय सिडनी के हाल के इतिहास में सबसे क्रूर बलात्कारियों में से एक हैं। देखिए, यहां भी इतिहास शब्द आ गया। हमने पहले ही कहा था कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कुछ भी किया है वो सब ऐतिहासिक है। शायद ऑस्ट्रेलिया तक हमारी बात नहीं पहुंची हो। हालांकि जब बालेश धनखड़ पर जब गंभीर आरोप लगने लगे थे और अपराधों की खबरें सामने आ गई तो इन्होंने अपने संगठन से इस्तीफा दे दिया था। हम सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बालेश धनखड़ की खूब सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐतिहासिक बलात्कारियों का संबंध बीजेपी से इतना गहरा क्यों निकल आता है। अब इनकी कहानी सुन लीजिए। ये दुनिया के शायद इकलौते ऐसे मानुस हैं जो हर चीज में जिहाद ढूंढ सकते हैं, जैसे थूक जिहाद, मुंह जिहाद, खांसी जिहाद, छींक जिहाद। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे सुरेश चौहान ने इस तरह की खबरें दिखाई थी। लिखा था कि अतीक के लंबे समय से जेल में बंद रहने से गुड्डू और अतीक की पत्नी की नजदीकियां बढ़ी। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग के नाम पर यह क्या चल रहा है? क्या इस तरह से सरेआम किसी का चरित्र हनन करना किसी भी रूप में पत्रकारिता कहा जा सकता है? बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी, मगर इन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें जो करना था यानी कि जनता का ध्यान भटकाने वाला काम वो तो हो ही रहा था। परंतु इन्हें फर्क तब पड़ा है जब आंच अपने घर पर पहुंची है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सुरेश चौहान के उनकी पत्नी की तस्वीर लगाकर यह वाला पोस्टर शेयर करना शुरू कर दिया कि सुरेश चौहान के की पत्नी मुस्लिम युवक के संग फरार हुई। सुरेश ने जताई लव जिहाद की आशंका। यह पोस्टर प्रथम दृष्टया ही गलत नजर आता है, यानी कि फेक प्रोपेगेंडा है। सुरेश चौहान के ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा है कि विरोधियों द्वारा एक पोस्टर वायरल किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरे जैसा ही कट्टर हिंदू है। मेरे 7 तर्कों और सिद्धांतों की लड़ाई हारने का यह लक्षण है कि विकृत मानसिकता वाले तत्व मेरे परिवार की बदनामी पर उतरे हैं। आगे इन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है। अब सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि दूसरों की पत्नियों के बारे में अनाप शनाप लिखने में तो बहुत मजा आ रहा था, अब जब बात अपने पर आई है तो इतनी मर्ची काहे लग रही है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही काम गलत है। जो सुरेश चौहान ने दूसरे के परिवार के बारे में किया वो भी, और जो सुरेश चौहान की पत्नी के बारे में हुआ, इनके परिवार के बारे में हुआ वो भी। सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। परिवार अतीक अहमद का हो या सुरेश चौहान का, किसी को भी इस कदर बदनाम किया जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सुरेश चौहान के किस तर्क और सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।